नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एडीओ की एमसीक्यूज की क्लास है जो सीरीज लगातार चल रही है उसमें, और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि यहाँ पे विद्युत व्यवस्था बाधित थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी सीरीज चल रही है, काफ़ी आप लोग का रिस्पॉन्स भी है। इसी तरह दोस्तों पढ़ते रहो, डिस्ट्रैक्ट मत हो और एकदम अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करके रखो। एक लाइन आपने सुनी होगी, हर वो वस्तु और हर वो इंसान आपका शत्रु है जो आपके लक्ष्य से आपका ध्यान भटका रहा है, ठीक है। ज्यादा इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बातें खुलेगी तो दूर तक चली जाएगी। तो आप समझ लो कि ये एडीओ के लिए अभी चाहे कोई भी चीज हो, हर वो चीज आपका शत्रु है, हर वो व्यक्ति आपका शत्रु है जो आपका आपके लक्ष्य से ध्यान भटका रहा है, ठीक है। इसी के परिप्रेक्ष्य में दूसरी बात, निकले हैं तो भटकते भटकते मंजिल मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है। तो भैया आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, तो बिल्कुल निगेटिविटी को त्याग दो, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करो और अपने लक्ष्य पे लगे रहो। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटा 5 घंटा दे रहे हैं काफी है, जब एग्जाम करीब आएगा उसको और बढ़ा लीजिएगा। हाँ, लेकिन 3 चीजें बहुत आवश्यक है, ठीक है। और वो क्या है वो मैं बता देता हूं। 3 चीजें बहुत आवश्यक है, ठीक, जो जब हम पढ़ते थे तो हमको सिखाई गई थी वो चीज, अब हम आपको सिखा देते हैं। क्या? पीएससी, है ना। पीएससी बहुत आवश्यक है तैयारी के लिए, ठीक है। अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी पीएससी आवश्यक है, व्यापम की तैयारी कर रहे हो तो भी पीएससी आवश्यक है। सर पीएससी मतलब सबसे पहले होता है क्या? पेशेंस, ठीक है। आपको सब्र रखना है दोस्तों, विचलित नहीं होना है। हो सकता है मेहनत में कभी कमी हो, कभी ज्यादा हो, कभी लेट हो, कभी जल्दी हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है, पेशेंस रखना है, सब्र को पकड़ के रखना है अभी, ठीक है। अभी जो सबसे अच्छी चीज है पकड़ने वाली वो है सब्र। मोबाइल भी मत पकड़ो, किसी का हाथ भी मत पकड़ो, सब्र को पकड़ो, बाकी सब लोग तुम्हारा हाथ पकड़ने के तैयार हो जाएंगे। बात तो सबसे पहले होता है पेशेंस, दूसरा होता है सेक्रीफाइस। देखो, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अब खोना क्या है? खोना है अपनी गंदी आदतों को, खोना है अपने टाइम पास करने की आदतों को, आपको सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। फोन आ रहा है, भाई चाय पीने चलेगा क्या? तो भाई को बोलना है अभी चाय नहीं पीते भाई, नौकरी लगने दे, उसके बाद तेरे को दूसरे टाइप की चाय पिलाऊंगा। भाई घूमने चलना है क्या? नौकरी लगने दे, पूरे गोवा का ट्रिप मैं फाइनेंस करूंगा। तो आपको सेक्रीफाइस करना है इन अननेसेसरी चीजों को, याद रखिए, ठीक है। आदमी जब रेस चालू करता है तो भीड़ का हिस्सा होता है, सब एक लाइन में खड़े होते हैं, और जब आदमी जीतता है ना तो सिर्फ अकेले दौड़ते हुए जीतता है। ये चीज याद रखिए, क्रॉस लाइन अकेले ही पार करता है, ठीक है। तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, हर कोई अकेले पार करता है, लेकिन जब रेस चालू होती है सब भीड़ का हिस्सा होते हैं। तो आपको अब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, सेक्रीफाइस करना है, चीजों को छोड़ना है और सिर्फ पढ़ाई करना है। तीसरा है कंटिन्यूटी, ये दोनों चीजों को आपको क्या करना है? कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं एक दिन किए, 2 दिन किए, उसके बाद घूमना चालू कर दिए, हो गया। कंटिन्यू, ठीक है। आप कम पढ़ रहे हो डजंट मैटर है, आप डेली पढ़ रहे हो ये मैटर करता है। अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी है, आप कंटिन्यू हो तो जरूर कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों ये 3 चीजों को आप बिल्कुल पकड़ के रखिए, ठीक है। और इसी तरह आप तैयारी करते रहिए, ठीक। नहीं समझ आ रहा है थोड़ा वेट कर लीजिए, है ना।
2 मिनट 5 मिनट अपने दिमाग को शांत करिए, हड़बड़ाइए मत, फिर से पढ़िए। ठीक है, जो चीजें बहुत ही ज्यादा विचलित कर रही है उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करिए, कुछ दूसरा पढ़िए, पर पढ़ना है, भागना नहीं है भैया। ठीक है, चलिए, कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें इस क्वेश्चन में मैंने गलत ऑप्शन ले लिया। गलत ऑप्शन, पूरा एक्सप्लेनेशन सही था, सब चीज सही था, ठीक गलत मारा। यहाँ क्या पूछा है, सही नहीं है, मतलब गलत को पूछा है। ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों को उस ब्लॉक में पंचायतों की संख्या और उसकी निकटता के आधार पर क्लस्टर में बांटेंगे। पर कितने क्लस्टर में बांटेंगे, 4 से 6 क्लस्टर में। यहाँ कितना बोला है, 10, है ना। सामाजिक अंकेक्षण को एक क्लस्टर के सभी पंचायतों में एक साथ संपन्न किया जाएगा। एक क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले पूरे ग्राम पंचायत में क्या हो जाएगा, अंकेक्षण समाप्त होगा। उसके बाद क्या होगा, क्लस्टर लेवल बैठक होगी। ठीक है, तो भैया ये तो सही है, तो इसमें गलत क्या है, केवल एक गलत है। मैं 2 लगा दिया था सही सोच के, केवल एक गलत है। अब देखो दोस्तों, हमसे भी गलती होती है, तो ये गलतियों से भी सीखो। ठीक है ना। जो खुद की गलती से सीखता है वो समझदार है, जो दूसरों की गलती से भी सीख जाता है वो बुद्धिजीवी वर्ग का आदमी है, क्योंकि आपकी उम्र इतनी बड़ी नहीं है कि आप हर गलती करके देख सको। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं, है ना। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में नए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, और बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। ठीक, आज का क्वेश्चन चालू करते हैं। आज के क्वेश्चन अतरंगी हैं, ठीक है, बहुत अतरंगी है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का क्वेश्चन। ठीक, और ये ऐसे ऐसे कोने से निकल के आएंगे ना कि आपको लगेगा अरे यार ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। चलिए, तो भैया भगवान का नाम लेके, अपने इष्ट गुरुओं का नाम लेके आज का क्वेश्चन सेशन चालू करते हैं। भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ऋण खाली स्थान के लिए होता है ना। भूमि विकास द्वारा कौन सा ऋण दिया जाता है, आपको पता है। भूमि विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है, और दीर्घकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है, 5 साल से अधिक, है ना। भूमि विकास बैंक भी क्या है दोस्तों, भूमि विकास बैंक भी आपका क्या है, सहकारी है। क्या है, सहकारी है। अब जो सहकारी संस्था है, जैसे क्या है, प्राथमिक कृषि साख समिति, है ना, और सहकारी बैंक, ये दोनों आपको कौन से ऋण उपलब्ध कराते हैं, अल्पकालीन और मध्यकालीन। जिसमें अल्पकालीन ऋण कौन उपलब्ध कराता है, प्राथमिक कृषि साख समिति। अब आपको दीर्घकालीन ऋण चाहिए, भूमि के विकास के लिए, मशीन खरीदने के लिए, सहकारी बैंक से दीर्घकालीन ऋण चाहिए, तो ये दोनों तो देंगे नहीं, तो इन्हीं के ऊपर वाला कौन, भूमि विकास बैंक आपको कौन सा ऋण देगा, दीर्घकालीन ऋण देगा। ठीक है, अब ऋण को उसकी अवधि के अनुसार मापते हैं, है ना, ऋण को उसकी अवधि के अनुसार मापते हैं। अल्पकालीन कितना होता है, 15 माह के लिए। ठीक है, मध्यकालीन कितना होता है, 15 माह से 5 साल के लिए। दीर्घकालीन कितना होता है आपका, 5 साल से अधिक के लिए। आपको अल्पकालीन कृषि ऋण कितना मिलता है, 5 लाख ब्याज मुक्त, है ना, तो ये अपन पढ़े हैं। चलिए, तो भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। चलिए, काफी तीनों बैंक का क्लियर हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रयोजन के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई। अब बताइए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बने, 1975, 2 अक्टूबर 1975 को। कौन सी समिति की सिफारिश पर, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर बना है क्या, ग्रामीण बैंक, है ना, राज्य क्या, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1975 2 अक्टूबर को बना है। गोवा और सिक्किम में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं संचालित है। गोवा और सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं संचालित है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में 82 ग्रामीण बैंक संचालित हैं हर राज्य में। ठीक है, चलिए, और ये ग्रामीण बैंक का अधिनियम कब, कौन से सन का है, 1976 का अधिनियम है, 1976
76, ठीक है, अधिनियम है ना, बना है 2 अक्टूबर 1975 को। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर गोवा और सिक्किम में कोई ग्रामीण बैंक नहीं है। 76 का अधिनियम है। चलिए ग्रामीण बैंक का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है, देश में आरआरबीज के संबंध में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रायोजक बैंक के बीच अनुपात क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को बनाते हुए ये देखना कि आपका ये जो नाम है, ये जो नाम है इसी के तहत रेशियो डिसाइड होगा। तो आपको पता है राज्य सरकार कितना देती है, 15 अनुपात देती है। केंद्र सरकार कितना देती है, 50 अनुपात। प्रायोजक बैंक 35 अनुपात। तो भैया ये नाम के अनुसार आपको जमाना है, ठीक है। अगर नाम के अनुसार नहीं जमाओगे तो उल्टा सीधा जमाओगे, आंसर तो सही है लेकिन उसके क्रम में ना होने के कारण वो गलत हो जाएगा। तो राज्य सरकार का ग्रामीण बैंक में हिस्सा रहता है 15%, केंद्र सरकार का 50 और प्रायोजक बैंक का 35%। प्रायोजक बैंक मतलब कोई वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण बैंक में फाइनेंस करता है। हमारे यहाँ प्रायोजक बैंक के रूप में कौन सा है, एसबीआई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनरेगा अंतर्गत रोजगार गारंटी सशक्त समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनरेगा अंतर्गत राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्य सचिव। कौन होते हैं, राज्य के मुख्य सचिव। मनरेगा अंतर्गत राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद यहां बोला है और ये क्या था, राज्य रोजगार गारंटी सशक्त समिति। सशक्त समिति बोलेगा तो मुख्य सचिव है ना, और रोजगार गारंटी परिषद बोलेगा तो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। चलिए इसके संबंध में पढ़ते हैं। इस परिषद का निर्माण मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 12 के उपधारा 1 के अधीन हुआ है। हाँ भाई ये बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद जो है उसका निर्माण कब, मनरेगा अधिनियम के 2005 की धारा 12 के उपधारा 1 के अंतर्गत हुआ है। इस परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते बाय डिफॉल्ट, ये भी सही है। इस परिषद में 6 अशासकीय सदस्य नामांकित किए जाते हैं, ये भी सही है। अशासकीय सदस्यों में 1/3 सदस्य महिला होनी चाहिए, ये भी सही है। और यह परिषद राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षक का शीर्ष संस्था है, ये भी सही है, ठीक है। किसके लिए, मनरेगा के लिए। मनरेगा के लिए एक समिति बनती है ना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद बनती है, इसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री होते हैं। इसका निर्माण धारा 12 की उपधारा 1 के तहत हुआ है। परिषद में 6 अशासकीय सदस्य नामांकित किए जाते हैं। अशासकीय सदस्यों में 1/3 महिला होनी चाहिए। और इस परिषद का मुख्य काम है मनरेगा का क्या करना, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन करना। तो इसमें सत्य पूछा है तो सभी कथन सत्य है, इसके सभी कथन सत्य है। दोस्तों ये परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है, ठीक है। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनरेगा अंतर्गत किसी कार्य की जियो टैगिंग, मनरेगा अंतर्गत किसी कार्य की जियो टैगिंग मतलब फोटो खींच के, जियो टैगिंग में क्या होता है, लोकेशन भी आता है। अगर आप जियो टैग ऑन करके कैमरे से फोटो खींचोगे तो आप जिस जगह खड़े रहोगे उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अक्षांश और देशांती विस्तार भी फोटो में प्रिंट हो जाता है, ठीक है, और बता देता है ये फोटो कहाँ की है, पूरा लोकेशन बता देगा। अभी अटेंडेंस लगाने के लिए प्राइवेट संस्था द्वारा ऐसे ही फोटो खिंचवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो भैया वैसे ही जो काम हो रहा है मनरेगा अंतर्गत उसका भी लोकेशन वाइज फोटो अपलोड होगा। कितने चरणों में अपलोड होता है, 3 चरणों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जियो टैगिंग का कार्य कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में। प्रथम चरण में क्या होगा दोस्तों, प्रथम चरण में होगा, प्रथम चरण का आप फोटो कब खींचोगे, कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, कार्य प्रारंभ होने के पूर्व, ठीक है। उस जगह में जब काम चालू होने वाला रहेगा तब आप एक फोटो खींचोगे, अपलोड करोगे। द्वितीय चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण में होगा 30 से 60%, कितना, 30 से 60% व्यय होने पर, पैसा खर्चा होने पर या कार्य होने पर बोल सकते हो, 30 से 60% व्यय होने पर, ठीक है। और तीसरा चरण कौन सा होगा, तीसरा चरण होगा कार्य
पूर्ण होने पर 3 बार फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। 3 बार फोटो खींच के आपको अपलोड करना है। फिर वो अब फोटो कहाँ दिखेगी? ऐप में दिखेगी और पूरे गांव वाले उसको देख पाएंगे। मान लो एक स्कूल बनाना है, तो जब जगह का फाइनल हो जाएगा कि इस जगह पे बनाना है, तो वहां उस जगह की एक फोटो खींच के अपलोड कर देंगे। जब स्कूल के लिए जितनी राशि आवंटित हुई है उसका लगभग 60% तक राशि खर्चा हो जाएगा, कुछ स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, तब दूसरा फोटो खींचेंगे कि हाँ भाई ये देखो बन रहा है। जब काम पूरा हो जाएगा, पोताई वोताई हो जाएगा, तब तीसरा फोटो खींचेंगे कि हाँ भाई ये बन गया। मनरेगा अंतर्गत किए जाने वाले कार्य की ऐसे ही जियो टैगिंग की जाती है। ठीक है, तो कितने चरण में? 3 चरण में। देखो दोस्तों, ये भी पूरा अपना खत्म हो गया। मनरेगा अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी नागरिकों को किस मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रारंभ होगी? आपको पता है पूरी जानकारी जन मनरेगा, कौन सा? जन मनरेगा ऐप में, है ना। जन मनरेगा ऐप के थ्रू पूरी जानकारी, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने लोग बनाए, कितने लोग क्या किए, कितने लोग को भुगतान हुआ, क्या क्या जगह पे काम हुआ, पूरी जानकारी मनरेगा की सामान्य नागरिक को कौन से ऐप में मिलेगी? जन मनरेगा। नाम से ही है जनता की मनरेगा। जो है सामने है, खोलो और देखो। फोटो अपलोड कहां करते हैं अपन? भुवन पोर्टल पर। किस पे? भुवन पोर्टल पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मनरेगा अंतर्गत हितग्राहियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूरे मनरेगा के जो वार्षिक प्रतिवेदन है उससे लिए गए क्वेश्चन है ना। मनरेगा अंतर्गत हितग्राहियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए किस मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाता है? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। किसका? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना। क्या? NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब होगा क्या? इस मोबाइल सिस्टम से आप मास्टर रोल को डाउनलोड करोगे। मास्टर रोल क्या होता है? उपस्थिति पंजी होती है। उसमें उस दिन जो भी लोग काम करने आए हैं उसका नाम आ जाएगा। तो जब पहला आप क्या करोगे? पहला अटेंडेंस डालोगे जब उन लोग आएंगे। ठीक है, सबका अटेंडेंस डाल लिए जब उन लोग आए, उसके बाद 4 घंटे बाद आप दोबारा फिर अटेंडेंस लोगे और उस अटेंडेंस को 12 बजे से पहले आपको ऐप में अपलोड करना है। तो उसमें क्या होता है? उसमें फोटो खींचा जाता है, सबके नाम में ऐप में चढ़ा दिया और फोटो खींच के आपको अपलोड करना पड़ेगा। गांव में देखे होगे फोटो खिंचाने के लिए बैठे रहते तरिया के पार में स्कूल के नीचे कि रोजगार सहायक आएगा, फोटो खींच के डालेगा, तब हमारा क्या होगा? अटेंडेंस पूरा होगा। ठीक है, तो भैया उपस्थिति दर्ज करने के लिए मास्टर रोल, मास्टर रोल किससे डाउनलोड किया जाता है? NMMS से, है ना, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए 2 चरण में होता है ना। मनरेगा अंतर्गत कार्य में लगे हितग्राही की उपस्थिति कितने चरणों में दर्ज होती है? 2 चरणों में, एक जब आएंगे तब और एक जाने के पहले। 2 चरणों में उपस्थिति दर्ज होनी है। ऐसा नहीं आए काम करने आ गए, हाँ भाई काम करने आ गए, ठीक है, और उसके बाद भाग गए, काम खत्म नहीं हुआ भाग गए, तो भैया आपका अटेंडेंस तभी माना जाएगा जब काम करने आए हो तभी भी अटेंडेंस, और आखिरी में काम खत्म होने के बाद भी अटेंडेंस। 2 चरणों में अटेंडेंस होगी। ठीक है, जैसे आपके स्कूलों में होता है ना, जिस स्कूल में बच्चे भाग जाते हैं तो एक तो क्लास चालू होने के समय अटेंडेंस होता है और दूसरा रिसेस के बाद अटेंडेंस होता है कि कोई आधी छुट्टी में भाग गया क्या करके। सेम वैसी मनरेगा अंतर्गत 2 चरणों में उपस्थिति दर्ज करने के बीच कितने समय घंटे का अंतराल होना चाहिए? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 उपस्थिति के बीच 4 घंटे समय अंतराल होना चाहिए। ऐसा नहीं है अभी आए फोटो खींचे डाल दिए, 1 घंटे बाद फोटो खींचे डाल दिए, दोनों उपस्थिति नहीं। पहला जब उन लोग काम में आएंगे तब, और दूसरा काम खत्म होगा 4 घंटे बाद ही दूसरा अटेंडेंस, 4 घंटे बाद ही दूसरा अटेंडेंस वहां पे लगेगा। तो दोनों के बीच 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मनरेगा अंतर्गत जल दूत ऐप, जल दूत ऐप का नाम सुने आप, के माध्यम से ग्राम में खुले कुओं का जल स्तर वर्ष में कितने बार मापते हैं? अब आपको मैं पढ़ा दिया कि मनरेगा अंतर्गत क्या करते हैं, जल दूत ऐप से क्या करते हैं, कुओं का जल स्तर मापते हैं। ठीक है, पर कितने बार मापते हैं जी? साल में 2 बार, न्यूनतम 2 बार मापते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए जल दूत ऐप कब से प्रारंभ हुआ है दोस्तों?
मनरेगा अंतर्गत जल दूत ऐप का उपयोग कब से प्रारंभ हुआ है? ठीक है, कमेंट करके बताइए फटाक से। साल में 2 बार मापते हैं, कब? एक 15 जून तक, पहला 15 जून तक, जिसको बोलेंगे प्री मानसून, प्री मानसून। दूसरा नापेंगे 15 अक्टूबर के बाद, जिसको बोलेंगे पोस्ट मानसून। ठीक है, तो भैया बरसात चालू होने के पहले आपको खुले कुएं का, लगभग एक गांव में 2 से 3 कुएं, एक ग्राम पंचायत में कितने कुओं का मापना है? 2 से 3 कुओं का मापना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? गर्मी में नापेंगे कि कितना पानी है, उसको नोट करेंगे, फिर पानी, बरसात गिर जाएगा, बरसात का मौसम चले जाएगा, उसके बाद नापेंगे कि अब कितना पानी, इससे जल स्तर पता चलेगा। ठीक है, और उसके संबंध में फिर क्या बनाया जाएगा? कार्य योजना बनाएगा। तो खुले कुओं का जल स्तर 2 बार नापा जाता है, 15 जून तक और 15 अक्टूबर को, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। और कब चालू हुआ था ये? 29/9/2022 से क्या है? जल दूत ऐप का प्रारंभ किया गया है। 29/9/2022 से जल दूत ऐप का प्रारंभ किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम 75 अमृत सरोवर का निर्माण किस स्तर पर किया जाएगा? है ना, विकास खंड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर। तो आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष पूर्ण होने पर, खूब चला ना आजादी का अमृत महोत्सव, है ना, कब से प्रारंभ हुआ ये? अमृत सरोवर 2022, कब से? 2022 से प्रारंभ हुआ है, अप्रैल से। ठीक है, जिला स्तर पर कितने? 75 सरोवर का, है ना, निर्माण और पुनर्द्वार करना है। अगर पुराना सरोवर है तो उसका रेनोवेशन करना है, नहीं है तो नया सरोवर बनवाना है। एक जिले में 75 सरोवर, चाहे नया बनाओ चाहे उसको जीर्णोद्धार करो, काम आपको करना है। इसमें क्या है? 1 एकड़ तक में, ठीक है, 1 एकड़ तक में तालाब बना के कितना? 10,000 क्यूबिक मीटर, 10,000 क्यूबिक मीटर पानी का स्टोर क्षमता बनाना है। ठीक है, तो अमृत सरोवर योजना, 75 अमृत सरोवर आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर किसमें बनाए जाएंगे? जिला स्तर पर बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। नियद नेल्लानार योजना किन 2 जिलों में लागू नहीं है? नियद नेल्लानार, नियद नेल्लानार का मतलब होता है आपका अच्छा गांव, यूर गुड विलेज। ठीक है, ये ऐसी योजना है जो बाकी योजना को कार्यान्वित करेगी, ये ऐसी योजना है जो बाकी योजना को कार्यान्वित करेगी। धूर नक्सल इलाकों में सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए माहौल तैयार करने के लिए इस योजना को लाया गया। नियद नेल्लानार योजना कब से प्रारंभ है? ठीक है, कब से प्रारंभ है ये? कमेंट करके बताइए कब से प्रारंभ है? 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ है ये। ठीक है, 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ है। ठीक, कितने जिलों में? 5 जिलों में, 5 जिलों, 8 विकास खंड। ठीक है, 45 ग्राम पंचायत, 95 गांव। ठीक है, कितने किलोमीटर में? 10 किलोमीटर के रेडियस में, कैंप के अंतर्गत 10 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले, इसमें क्या करेगा? एक कैंप लगाएगा, कैंप के चारों रेडियस में 10 किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले गांव में अन्य सरकारी योजनाओं को लागू करवाएगा, जैसे मनरेगा, है ना, खाद्य सुरक्षा, ये सब योजनाओं को क्या करवाएगा? वो लागू करवाएगा। ठीक है, तो भैया ये कहां चल रहा है? बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में है 7 जिले, चल कितने रहा है? 5 जिलों में। तो कौन से 2 जिलों में नहीं चल रहा है, यही पूछा है। तो कौन से 2 जिलों में लागू नहीं है? बस्तर और कोंडागांव, बस्तर और कोंडागांव जिलों में लागू नहीं है, याद रखिए, है ना। ये कहां कहां लागू है? उत्तर बस्तर कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, 2 हो गया, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, 5 हो गए, है ना। बस्तर और कोंडागांव में लागू नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये पूरा देखो भाई, डिटेल हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं।
15 फरवरी 24 को लागू, 5 जिलों में 8 विकास खंड, 45 ग्राम पंचायत, 95 गांव में, एरिया 10 किलोमीटर। ठीक है, 2 जिला जिसपे लागू नहीं है, बस्तर और कोंडागांव। अगला क्वेश्चन, नियत नेल्लानार योजना किस संभाग में चल रहा है? अभी बता दिए, कौन से संभाग? बस्तर संभाग के 5 जिलों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना को लागू करने का दायित्व किस संस्था को है? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना 2013 से चल रहा है, जनपद पंचायत लागू करता है युवाओं को देश के विकास में जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी, केंद्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की देख के लिए कौन जिम्मेदार है? आपको पता है केंद्र स्तर पर क्या होता है? केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग गठन धारा 12 से कितना जी? 14। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग गठन धारा 12 से 14 तक। ठीक है, और गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? नियुक्ति समिति की सिफारिश पर। नियुक्ति समिति में कौन होगा? प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष का नेता। इन लोग क्या करेंगे? इन लोग नाम का सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति नियुक्ति देगा, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, आपके कितने हेल्पफुल है, जरूर कमेंट करके बताइए। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा एडीओ, एडीआई, आबकारी आरक्षक, उसके बाद प्रयोगशाला परिचारक, फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के संबंध में भी क्लास आयोजित की जा रही है। अगर आप क्लास के संबंध में कुछ जानकारी चाहते हैं तो संस्था के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको जरूर जानकारी मिलेगी। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करिए। यकीन मानिए हम साथ मिलकर कुछ करेंगे दोस्तों। और कमेंट करके बताइए कि कितना अच्छा आपको इसमें समझ आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में एक आरटीआई अनुरोध के लिए आवेदन शुल्क कितना है? अगर आप आरटीआई डालना चाहते हो तो कितना रुपए देंगे? 10 रुपए। उसके बाद प्रथम अपील के लिए 50 रुपए, द्वितीय अपील के लिए 100 रुपए, प्रथम अपील में सूचना डाक से मंगाना चाहते हो 75 रुपए, द्वितीय अपील में सूचना डाक से मंगाना चाहते हो 125 रुपए। ठीक है, उसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा था कि अभिलेखों का निरीक्षण प्रथम घंटे निःशुल्क है। अगर आप अभिलेखों को देखना चाहते हो, आरटीआई के तहत आवेदन लगा के अभिलेखों को देखना चाहते हो, डायरीज डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हो, पहला घंटा निःशुल्क है। उसके बाद प्रति घंटा 5 रुपए आपको शुल्क देना पड़ेगा। हर घंटे का कितना? 5 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया, तो 10 रुपए। और भैया एक चीज याद रखना, जो बीपीएल परिवार से हैं, बीपीएल परिवार से शुल्क नहीं लगेगा, बशर्ते उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा बीपीएल का। ऐसा नहीं है कि आप बीपीएल परिवार बोल के छूट जाओगे, आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। बाकी दिव्यांग जन को भी पैसा देना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम के तहत कौन सी धारा कुछ जानकारी के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करती है? तो भैया आपको पता है धारा 8 के तहत, धारा 8 के तहत सूचना के प्रकटीकरण पर छूट है। ऐसी सूचना जो देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, शांति को खराब कर सकती है, वो सूचना आपको नहीं देंगे। अगर विदेशी सरकार हमको कोई कॉन्फिडेंशियल बात बताई है, वो भी सूचना नहीं देंगे। संसद के विशेषाधिकार और संसद में चल रहे प्रकरण के संबंध में भी आपको सूचना नहीं देंगे। ठीक है, जो सूचना राष्ट्र हित में है, जिसको देने से राष्ट्र को नुकसान हो सकता है, वो भी नहीं देंगे। ठीक है, ऐसी सूचना जिससे किसी की मौत हो सकती है, जीवन मृत्यु पे आ जाए, वो भी सूचना नहीं देंगे। तो ऐसे जो चीजें हैं जिनको नहीं बताना है, वो धारा 8 में है। धारा 6 में क्या है? आवेदन की प्रक्रिया। धारा 8 में सूचना से छूट, जिनकी सूचना नहीं देनी है, सूचना से छूट। धारा 10 में क्या है? पृथक्करण। अगर कोई सूचना का कोई भाग देना है तो देंगे, जिस भाग को नहीं देना है नहीं देंगे, सूचना को पृथक कर देंगे। धारा 10। धारा 12 में क्या है जी? केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। ठीक है, देखो पूरी धारा पढ़ लिए। और धारा 9 में है कतिपय मामलों में सूचना का ना देना, जो सूचना नहीं है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसमें ऑप्शन होगा धारा 8 के तहत छूट प्राप्त है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय आरटीआई के दायरे में नहीं आता?
आपको पता है आरटीआई केवल सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है, निजी संस्थाओं पर आरटीआई लागू नहीं होता। आप आरटीआई लगा के अंबानी जी की संपत्ति नहीं पूछ सकते, वो निजी संस्था है, ठीक है। तो निजी संस्था पर आरटीआई लागू नहीं होता। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है बोल रहा है ना। केंद्रीय सूचना आयोग यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। हाँ भाई, केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ये सांविधिक निकाय है। क्या है? सांविधिक। सर ये सांविधिक निकाय क्या होता है? ऐसा निकाय जो संसद में कानून बनाकर बनाया जाए, कानून पास करके बनाया जाए, पर उसका संविधान में कोई उल्लेख ना हो, वो केवल एक कानून के द्वारा बना हो, वो है सांविधिक। संवैधानिक वो होता है जिसका जिसका किसमें संविधान में किसी अनुच्छेद के तहत उल्लेख हो, ठीक है। चलिए, यह एक स्वतंत्र निकाय है। हाँ भाई, बिल्कुल स्वतंत्र निकाय है। इसकी स्थापना आधिकारिक राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से की गई। हाँ, इसकी स्थापना राजपत्र में सूचना जारी करके 12 अक्टूबर 2005 को की गई। संविधान के अनुच्छेद 79 में केंद्रीय सूचना आयोग की परिकल्पना की गई है? नहीं भैया, संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है। अगर संविधान में इसका उल्लेख होता तो यह संवैधानिक निकाय बन जाता। तो ऑप्शन डी सही नहीं है। इसमें क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है, ठीक है। चलिए, बाकी पूरा सही है। देखो दोस्तों, बढ़िया से डिस्कशन हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है ना। चलिए, धारा 3, ठीक, क्या सुमेलित नहीं है? धारा 3 में सूचना का अधिकार, हाँ बिल्कुल, धारा 3 में बताया गया सूचना का अधिकार कि भारत का कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है, इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। धारा 4, लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं, है ना। समस्त संस्था जो सूचना को बनाकर रखेगी वो कहलाएगी लोक प्राधिकारी। तो सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है वो लोक प्राधिकारी हैं, और इन लोग अपने अंदर सूचना को बनाकर रखते हैं और सूचना देने के लिए एक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। उसके बाद धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, ये भी सही है। धारा 12, 13, 14 में केंद्रीय सूचना आयोग और धारा 15, 16, 17 में राज्य सूचना आयोग। तो यहां धारा 15 होना चाहिए, ये है 16 में क्या है? धारा 16 में है आपका राज्य सूचना आयोग की, राज्य सूचना आयोग के क्या पद, अवधि और शर्तें, ठीक है। राज्य सूचना आयोग के पद, अवधि और शर्तें, ठीक है। और गठन किसमें है? धारा 15 में है, ठीक है। तो देखो, केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12, 13, 14 है, राज्य सूचना आयोग 15, 16, 17 में है ना। केंद्रीय सूचना आयोग 12, 13, 14 में है, राज्य सूचना आयोग 15, 16, 17 में है। तो इसमें सुमेलित डी नहीं है, धारा 16 नहीं है। धारा 16 है पदावधि और शर्तें, गठन है धारा 15, ठीक। चलिए, यहां तक हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। धारा 8 अभी पढ़े हैं, धारा 8 सूचना प्रकटन से छूट, मतलब सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। धारा 19 में आपको पता है अपील कितनी होती है? 2 अपील होती है, प्रथम अपील और द्वितीय अपील। धारा 6 आवेदन करना, आवेदन की प्रक्रिया, और धारा 7 आवेदन का निपटारा। तो इस अनुसार से सही क्या हो गया? ए का 3, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ए का 3, बी का 4, सी का फर्स्ट और डी का दूसरा, ठीक है। पूरी धारा रिवाइज हो जा रही है दोस्तों, बढ़िया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत परिवार रोजगार कार्ड प्राप्त न होने पर जारी किए गए किसी भी परिवार रोजगार कार्ड पर अथवा परिवार रोजगार कार्ड की प्रविष्टि पर आपत्ति होने पर कोई भी आपत्ति खाली स्थान के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। मतलब आपको परिवार जॉब कार्ड के संबंध में कोई भी आपत्ति है तो आपत्ति कहां संबंधित के कहां अपील करेंगे, है ना। आपको पता है जॉब कार्ड कहां जारी होता है? जॉब कार्ड होता है ग्राम पंचायत से जारी, तो अपील भी कहां करेंगे? ग्राम पंचायत में ही करेंगे। अगर जॉब कार्ड में कुछ गलती है, कुछ परेशानी है, तो आप अपील कहां करोगे? ग्राम पंचायत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत सरपंच द्वारा
कितने दिन में परिवार रोजगार कार्ड संबंधी आपत्ति का निराकरण जारी किया जाएगा। ठीक है, मनरेगा अंतर्गत सरपंच द्वारा कितने दिन में परिवार रोजगार कार्ड संबंधी आपत्ति का निराकरण करके आपत्तिकर्ता को अवगत कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर जॉब कार्ड के संबंध में आप ग्राम पंचायत में क्या किए हो, अपील किए हो, जॉब कार्ड के संबंध में अगर आप ग्राम पंचायत में अपील किए हो तो आपको वो अपील को कितने दिन में सॉल्व करना होगा, 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में। जॉब कार्ड से संबंधित कोई भी आपत्ति है उसको 7 दिन में आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनरेगा का स्लोगन है, क्या है? मनरेगा का स्लोगन है हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम। हर हाथ को काम और काम का पूरा दाम। जॉब कार्ड में जिनका नाम है उनको काम मिलेगा और पूरे पैसे भी मिलेंगे। सभी मामलों में कौन तथ्यों की निष्पक्ष जांच करने के पश्चात ग्राम पंचायत को जॉब कार्ड रद्द करने का निर्देश दे सकती है? यहां 2 चीज है। जॉब कार्ड को रद्द कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा। जारी कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा। ठीक है, आपत्ति का निराकरण कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा। लेकिन जांच करने के बाद जॉब कार्ड को रद्द करने का आदेश कौन देगा? आदेश देगा कार्यक्रम अधिकारी। कौन देगा? कार्यक्रम अधिकारी। सर ये कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? कार्यक्रम अधिकारी होता है जनपद सीईओ। क्या होता है? कार्यक्रम अधिकारी होता है। इसीलिए ग्राम पंचायत के निवासी को जनपद पंचायत के बाहर काम नहीं मिलेगा, उसी गांव में मिलेगा। और उस गांव में नहीं मिल रहा है, दूसरे में 5 किलोमीटर से दूर मिल रहा है, तो 10% अधिक क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा। पर किसी भी स्थिति में कहां से? आपके जनपद पंचायत के बाहर काम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कार्यक्रम अधिकारी कौन? जनपद सीईओ किसको आदेश दे सकता है? ग्राम पंचायत को कि जॉब कार्ड रद्द कर दो, है ना। जॉब कार्ड को विधिवत सत्यापन के बाद केवल तभी रद्द किया जाएगा जब, ठीक है, कब रद्द किया जाएगा? जब परिवार स्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में पलायन कर चुका हो। आपको पता है ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलता है, शहरियों को नहीं। परिवार शहर गया तो उसका जॉब कार्ड खत्म। जब पता चल जाए कि ये जॉब कार्ड डुप्लीकेट है, इसके बदले नया जारी हो चुका है, तब उसको रद्द कर देंगे। अगर आप झूठ बोल के फर्जी दस्तावेज से जॉब कार्ड मांगे हो तो भी उसको रद्द कर देंगे। अगर परिवार इस गांव से हट के दूसरे गांव में चले गया है तो वो वहां का जॉब कार्ड बनाएगा, इस गांव का जॉब कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद अगर गांव का जो क्षेत्र है वो नगर क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है, गांव का क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र में आ जाता है, तो भी जॉब कार्ड रद्द हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी सही है। और जॉब कार्ड को रद्द करने का निर्देश कौन देगा? कार्यक्रम अधिकारी, जो जनपद सीईओ होगा। ठीक है, तो भैया जब आपको गांव में काम मिलना है तो गांव में ही मिलेगा, शहर में चल जाओगे तो नहीं मिलेगा, और आपका गांव शहर में तब्दील हो जाएगा तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, झूठ बोल के जॉब कार्ड लोगे तो भी नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट जॉब कार्ड लोगे तो भी नहीं मिलेगा, जॉब कार्ड क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब हो गया सामाजिक अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण दल सामाजिक अंकेक्षण के आरंभ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व, है ना, 15 दिन पूर्व मनरेगा योजना की सुसंगत जानकारी के लिए सीईओ जनपद पंचायत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। आपको पता है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है, सामाजिक अंकेक्षण दल पूरे डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन किसको करता है? कार्यक्रम अधिकारी को। कार्यक्रम अधिकारी कौन होता है? जनपद पंचायत सीईओ होता है। कितने दिन पहले आवेदन करना है? 15 दिन पहले। और जनपद पंचायत सीईओ डॉक्यूमेंट को कितने दिन पहले देगा? 7 दिन पहले। तो पहला तो सही है। पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण दल में, है ना, सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण और ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षण उसी पंचायत के निवासी होंगे। सामाजिक अंकेक्षण दल में 3 लोग होते हैं, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक, कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण, वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक। तो भैया ये लोग जिस गांव में सामाजिक अंकेक्षण कर रहे हैं उस गांव के निवासी नहीं हो सकते, दूसरे गांव के लोग सामाजिक अंकेक्षण करेंगे। क्यों? क्योंकि उस गांव का निवासी क्या करेगा? अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो सेटिंग कर लेगा, है ना।
अनियमितता को उजागर होने नहीं देगा। तो दूसरे गांव के निवासी करते हैं, उसी गांव के निवासी सामाजिक अंकेक्षण दल में शामिल नहीं हो सकते, है ना। तो सही क्या नहीं है? ऑप्शन 2 सही नहीं है। ऑप्शन 1 तो सही है, ऑप्शन 2 सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। धारा कितने के तहत आवेदन किया जाता है जी, बताइए, है ना। सामाजिक अंकेक्षण की कौन सी धारा के तहत आवेदन किया जाता है ना? धारा 6 के तहत। कौन सी धारा के तहत? धारा 6 के तहत आवेदन किया जाता है। सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2015 की धारा 6 के तहत क्या किया जाता है? आवेदन किया जाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीईओ जनपद पंचायत सामाजिक अंकेक्षण दल को निम्न में से क्या निःशुल्क उपलब्ध कराएगा? तो भैया आपको पता है सामाजिक अंकेक्षण दल सामाजिक अंकेक्षण के लिए पूरे डॉक्यूमेंट को मांगता है, जिसमें क्या क्या रहेगा? भुगतान सूची रहेगा, मास्टर रोल रहेगा, माप पुस्तिका रहेगा, उसके बाद क्रय बिल रहेगा। ठीक है, क्रय बिल रहेगा, और अगर कोई व्यय है तो व्यय का बिल रहेगा। तो पूरा चीज भुगतान का दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते का विवरण नहीं दिया जाता दोस्तों, इसको याद रखिएगा। बेरोजगारी भत्ते का विवरण सामाजिक अंकेक्षण दल को नहीं दिया जाता। ठीक है, और ये कौन सी धारा के तहत उपलब्ध कराएगा? धारा 3 के तहत संसाधन उपलब्ध कराना। धारा 3 के तहत संसाधन उपलब्ध कराना कौन कराएगा? जनपद सीईओ, है ना। जनपद सीईओ जिसको बोलेंगे कार्यक्रम अधिकारी। नहीं, ये धारा 4 आएगा क्या? डॉक्यूमेंट प्रदान करना, धारा 4। डॉक्यूमेंट प्रदान करना, धारा 4। ठीक है, धारा 4 के तहत डॉक्यूमेंट प्रदान करना। संसाधन धारा 3 है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, बेरोजगारी भत्ते का विवरण नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2015 की इस धारा में पंचायतों को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी के बारे में किया जाता है। किस धारा के अंतर्गत सूचना, सामाजिक अंकेक्षण की सूचना किस धारा के अंतर्गत दी जाती है भाई, बताइए। सामाजिक अंकेक्षण की सूचना किस धारा के अंतर्गत दी जाती है? ठीक है, धारा 7 के अंतर्गत। क्या है? सामाजिक अंकेक्षण की सूचना, धारा 7 के अंतर्गत अंकेक्षण की सूचना। ठीक है, धारा 7 के अंतर्गत अंकेक्षण की सूचना कौन देगा? अंकेक्षण की सूचना देगा आपका जनपद सीईओ। सूचना किसके द्वारा दी जाएगी? जनपद सीईओ। जनपद सीईओ के माध्यम से सूचना दी जाएगी। किनको किनको दी जाएगी? ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी, क्योंकि उन्हीं के पंचायत में क्या होना है? अंकेक्षण होना है, जैसे सरपंच उप सरपंच को। उसके बाद बैंक के प्रतिनिधि, जहां से मनरेगा का पैसा निकलता है, बैंक के प्रतिनिधियों को दी जाएगी सूचना कि आप उपस्थित रहना। उसके बाद मनरेगा के कर्मियों को, जो मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, उन लोगों को सूचना दी जाएगी कि आपके गांव में इस दिन अंकेक्षण होगा, आपको उपस्थित रहना है, आपको उपस्थित रहना है। ठीक है, तो भैया याद रखिए कि सामाजिक अंकेक्षण की सूचना कौन देगा? जनपद सीईओ देगा। और सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम टाइम टेबल कौन तैयार करता है? सामाजिक अंकेक्षण इकाई तैयार करती है ना। उसके बाद सूचना कौन देगा? जनपद सीईओ देगा। किसको देगा? ग्राम पंचायत में सरपंच, पंच और पदाधिकारियों को। उसके बाद जिस बैंक से पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उस गांव में मनरेगा अंतर्गत, उसको प्रतिनिधियों को। तीसरा, मनरेगा में जो काम कर रहे हैं रोजगार सहायक और दुनियादारी, उन लोग को भी सूचना देगा और बोलेगा आपको उपस्थित रहना है। कब? अंकेक्षण में भी, और जब क्लस्टर लेवल बैठक होगी तब भी। ठीक है, उसके बाद अगर जब ग्राम पंचायत को सूचना देगा सरपंच को, तो सरपंच उस गांव के अधीन आने वाले सभी ग्राम पंचायत को सूचना देगा। ठीक है, सरपंच को सूचना कौन देगा? जनपद सीईओ। फिर जनपद सीईओ सूचना जब सरपंच को दे देगा तो सरपंच उस गांव के अधीन जितने भी ग्राम सभा आएंगी सबको सूचना देगा कि इस दिन क्या है? सामाजिक अंकेक्षण है, आपको आना है, धारा 7 के अनुसार। सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है ना? तो सूचना है धारा 7 में और प्रक्रिया है धारा
8 में। सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया है धारा 8 में। इसकी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही सामाजिक अंकेक्षण की अधिसूचना जारी हो गई, उसके बाद सरपंच उस जनपद के अंतर्गत आने वाले सभी सरपंचों का एक कार्यशाला होगा। कहां पे? जनपद पंचायत स्तर पर। पहला प्रक्रिया क्या होगा? सरपंचों का कार्यशाला होगा जनपद पंचायत स्तर पर, और वहां पे सरपंच को बताया जाएगा कि सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में आपके क्या दायित्व है और क्या अधिकार हैं। उसके बाद ग्राम सभा के लोगों को सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में क्या किया जाएगा? सूचना दिया जाएगा। दीवार में पेंटिंग कराकर, मुनादी ठुकवाकर, और ग्राम सभा के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में उसके अधिकार और दायित्व बताए जाएंगे। उसके बाद तीसरे में सभी सरकारी दस्तावेजों की जानकारी को पढ़कर सुनाया जाएगा। जब सामाजिक अंकेक्षण होगा ना, तो तीसरे में सभी सरकारी दस्तावेजों की जानकारी को पढ़कर वहां उपस्थित लोगों को सुनाया जाएगा। उसके बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सरकारी दस्तावेज, मनरेगा से संबंधित सभी सरकारी दस्तावेज जो जनपद पंचायत सीओ ने दिए हैं वो वहां पे उपलब्ध हो। उसके बाद जो भी आदमी को सामाजिक अंकेक्षण में, जिस भी आदमी को समस्या है, उसकी समस्या को लिखा जाएगा। अब मान लो सामाजिक अंकेक्षण करते समय बोला गया कि भैया 3 कमरे का स्कूल बनाया गया, और एक ग्राम सभा का सदस्य बोला 3 कमरा नहीं बना है, 2 कमरा बना है, तो उसकी समस्या को लिखा जाएगा और उसको वहीं पे ले जाके समस्या को क्या किया जाएगा? सुलझाया जाएगा। देखो 3 कमरा बोले थे, 3 बना है ना, और अगर नहीं रहेगा तो उसको फिर क्या करेंगे? उसको कंप्लेन में डालेंगे, ठीक है। तो भैया जो भी समस्या आएगी उसका तुरंत वहां पे मौके पे निदान किया जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामाजिक अंकेक्षण दल घर घर जाकर जो लोग मनरेगा के तहत कार्य किए हैं, जिसका नाम मास्टर रोल में दर्ज है, उनसे पूछेगा इस दिन आप काम में गए थे? हाँ। क्या काम किए हो? ये काम किए थे? हाँ। आपको पेमेंट मिला है? हाँ। तो मास्टर रोल को भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद जितने भी दस्तावेज हैं उसका क्या होगा? भौतिक सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन कैसे? आप बिल दिखा दिए कि मैं 10 तगाड़ी और 4 रापा लिया हूं, तो कहां है 10 तगाड़ी और 4 रापा? दिखाओ। आप बोलोगे कि मैंने मटका लिया है पानी पीने का, कहां है? मटके को दिखाओ। तो भौतिक सत्यापन होगा। ये पूरी प्रक्रिया है धारा 8 में। देखो दोस्तों कितने जबरदस्त टाइप से अपन ने पढ़ लिया। सबसे पहले क्या होगा? प्रक्रिया के अंतर्गत सरपंच लोग का ट्रेनिंग होगा, फिर ग्राम सभा को अवगत कराया जाएगा, फिर जितनी जानकारी है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। उसके बाद किसी आदमी को कोई कंप्लेन है उसको कंप्लेन को लिखा जाएगा। उसके बाद मास्टर रोल का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद सभी सामानों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया है धारा 8 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व कहां सरपंचों का कार्यशाला होता है? मैंने बताया ना, सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के तहत सबसे पहले कार्यशाला सरपंचों को होगा ब्लॉक स्तर पर, मतलब जनपद पंचायत स्तर पर क्या होगा? कार्यशाला होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान ग्राम में निम्न में से कार्य निष्पादित किए जाएंगे। क्या क्या कार्य होगा? सबसे पहले सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के बारे में सरपंच और ग्राम सभा को जागरूक किया जाएगा, बिल्कुल सही। दस्तावेजों में जो जानकारी है उसको पढ़कर सुनाया जाएगा। पढ़ेंगे वहां पे, सामाजिक अंकेक्षण दल पढ़ेगा कि भैया इस जगह पे ये काम हुआ है, इस जगह पे ये काम हुआ है, इस जगह पे ये काम हुआ है, पूरा पढ़ के सुनाएगा। उसके बाद जो भी अभिलेख किसने दिए हैं? जनपद सीओ ने दिए हैं, उसको क्या किया जाएगा? रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहा मास्टर रोल का, जिनका मास्टर रोल में नाम है, जो मनरेगा में काम किए हैं, उनके घर घर जाके पूछेंगे इस दिन आपका नाम है, इस दिन कहा जा रहा है कि आप काम किए हो, तो क्या आप सही किए थे? वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या सही है? उपरोक्त चारों सही है, सभी सही है। पूरी प्रक्रिया बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़े हैं दोस्तों अपन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सामाजिक अंकेक्षण के दौरान ग्राम सभा हो रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता ग्राम सभा द्वारा नियुक्त व्यक्ति करेगा, ना कि सरपंच और उप सरपंच। कोई भी पंचायत पदाधिकारी सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की अध्यक्षता नहीं करेगा, ये चीज आप याद रखिए। तो ग्राम सभा द्वारा नियुक्त कोई आदमी उसी समय सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की अध्यक्षता करेगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के 35 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार धारा पूरी रिवाइज करा देता हूं, किसके? सामाजिक अंकेक्षण की धारा, है ना।
जितना अभी अपन पढ़े हैं। ठीक है, तो भैया धारा पहले में सामाजिक अंकेक्षण की धारा 1 में क्या है, नाम गांव है। नाम गांव बोल दिए तो क्या, विस्तार और नाम। ठीक है, धारा 2 में पूरी परिभाषा है। धारा 2 में क्या है, परिभाषा, सभी शब्दों की परिभाषा। कुल कितने शब्दों की परिभाषा दी गई है, 12। धारा 3 में अब यहां से सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, तो धारा 3 में क्या है, वो संसाधन उपलब्ध कराना जो सामाजिक अंकेक्षण के लिए जरूरी है ना। तो धारा 3 में है संसाधन उपलब्ध कराना, संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, धारा 3 में सामाजिक अंकेक्षण के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे वो उपलब्ध कराना। कौन कराएगा, सामाजिक अंकेक्षण इकाई। धारा 4, धारा 4 में क्या है, दस्तावेज उपलब्ध कराना, दस्तावेज प्रदान करना। सामाजिक अंकेक्षण से संबंधित दस्तावेज का प्रदान करना। कौन करेगा, जनपद सीईओ। कौन करेगा, कौन देगा दस्तावेज, जनपद सीईओ। कितने दिन के अंदर, सामाजिक अंकेक्षण चालू होने के 7 दिन पहले। धारा 5 में क्या है, धारा 5 में है आवेदन, धारा 5 में है टाइम टेबल, अवधि, टाइम टेबल, अवधि है ना, टाइम टेबल है ना। कब सामाजिक अंकेक्षण होगा, ये किसमें है, धारा 5 में। औधिकता, धारा 5 में अवधि बताई गई है कि कब सामाजिक अंकेक्षण होगा। आप पढ़े हो हर 6 महीने में एक बार सामाजिक अंकेक्षण होना अनिवार्य है और 1 साल में 2 बार। लेकिन सामाजिक अंकेक्षण कब होगा, इसका टाइम टेबल कौन निर्धारित करेगा, सामाजिक अंकेक्षण दल। कौन निर्धारित करेगा, सामाजिक अंकेक्षण दल निर्धारित करेगा। ठीक है, कि किस दिन कहां पे सामाजिक अंकेक्षण होगा। और एक क्लस्टर को, एक जनपद पंचायत को, एक जनपद पंचायत को 4 से 6 क्लस्टर में बांटा जाएगा। और जब एक क्लस्टर का सामाजिक अंकेक्षण पूरा हो जाएगा तो उसके अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम पंचायतों का क्या किया जाएगा, सामूहिक बैठक बुलाया जाएगा। ठीक है, तो धारा 5 में पूरा टाइम टेबल कौन निर्धारित करता है, सामाजिक अंकेक्षण दल करता है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई करता है, जो रायपुर में है, सामाजिक अंकेक्षण इकाई करेगा। ठीक है, उसके बाद धारा 6, धारा 6, धारा 6 में क्या है, रिकॉर्ड के लिए आवेदन, दस्तावेज के लिए, दस्तावेज के लिए आवेदन करना, दस्तावेज के लिए आवेदन करना। अब जो सामाजिक अंकेक्षण दल है, जिसमें वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण अंकेक्षक, कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षक, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक है, वो क्या करेगा, अपना आवेदन देगा। किसको, जनपद पंचायत सीईओ को। किस लिए आवेदन देगा, कि भैया मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जनपद पंचायत सीईओ सभी डॉक्यूमेंट देगा, बेरोजगारी भत्ते का विवरण नहीं देगा। डॉक्यूमेंट को कितने दिन पहले देगा, 7 दिन पहले। और आवेदन कब करना है डॉक्यूमेंट के लिए, अंकेक्षण चालू होने के 15 दिन पहले। ठीक है, तो धारा 6 भी हो गया। धारा 7, धारा 7 में क्या है, धारा 7 में है ना, लिखित सूचना, अंकेक्षण की लिखित सूचना, अंकेक्षण की लिखित सूचना। लिखित सूचना कौन देगा, ग्राम पंचायत में जनपद सीईओ देगा। अंकेक्षण की लिखित सूचना ग्राम पंचायत में कौन देगा, जनपद सीईओ। किसको देगा, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को, सरपंच उप सरपंच लोग को, बैंक के पदाधिकारियों को जहां से पैसा निकलता है, और मनरेगा के कर्मियों को जो मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन लोग को सूचना देगा कि भैया इस दिन क्या है, सामाजिक अंकेक्षण है, आप लोग आ जाओ। और ग्राम पंचायत का सरपंच अपने ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले सभी गांव को सूचना देगा कि इस दिन सामाजिक अंकेक्षण होना है, आप आ जाओ। ठीक है, अब धारा 8, धारा 8 में क्या है, अंकेक्षण की प्रक्रिया। धारा 8 में क्या है, प्रक्रिया। प्रक्रिया अभी बताए कि अंकेक्षण कैसा होगा। सबसे पहले जनपद के अंतर्गत आने वाले सभी सरपंचों का एक ब्लॉक लेवल कार्यशाला होगा, जिसमें उनको क्या बताया जाएगा, उनके अधिकार और दायित्व। उसके बाद ग्राम सभा को जागरूक किया जाएगा। उसके बाद जो दस्तावेज में जानकारी है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। उसके बाद सभी दस्तावेजों को उपलब्ध किया जाएगा। उसके बाद अगर किसी ग्राम सभा के गांव के लोगों को आपत्ति है तो उसको लिखा जाएगा, उसका निराकरण किया जाएगा। उसके बाद मास्टर रोल का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद सभी बिलों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, तो प्रक्रिया। और धारा 9 में क्या है, धारा 9 में है ग्राम सभा की अध्यक्षता। क्या, ग्राम सभा की अध्यक्षता, मतलब
जो अंकेक्षण वाला बैठक होगा ग्राम सभा का, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो सरपंच उप सरपंच उसकी अध्यक्षता नहीं करेंगे, उसी समय चुना हुआ आदमी करेगा। तो दोस्तों 15 में से 9 धारा पढ़ लिए हम लोग और बहुत बढ़िया टाइप से पढ़े हैं, ठीक है। पहला 2 तो ऐसे ही है, पहला विस्तार और नाम है, दूसरे में परिभाषा, तीसरे में क्या संसाधन देना है, चौथे में दस्तावेज प्रदान करना है, पांचवें में दस्तावेज की पांचवें में टाइम टेबल लिखना है कब होगा, छठवें में दस्तावेज के लिए आवेदन करना है, सातवें में क्या करना है, लिखित सूचना देना है, आठवें में प्रक्रिया बताना है और 9वें में ग्राम सभा की अध्यक्षता कराना है। पूरी 15 धारा पढ़ेंगे। आपका कमेंट आया था कि सर सामाजिक अंकेक्षण की पूरी धारा को पढ़ाइए, तो हम एमसीक्यू के थ्रू पूरी धारा को पढ़ ले रहे हैं। मैं बोलते जा रहा हूं, आप नोट करते गए। बहुत अच्छा दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, कितनी हेल्पफुल है और क्या इसमें सुधार कर सकते हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइए। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। जय हिंद।